ठीक है, तमिलकल नाम के प्रायद्वीप पर स्थित था। ये कृष्णा नदी के दक्षिण में तमिलकल नाम का प्रायद्वीप जो स्थित था, जो तमिलकम था वो 3 भागों में बटा हुआ था, चोल, चेर और पांड्या। एग्ज़ाम में एक प्रश्न आ जाता है कि बताइए कि जो चोल, चेर, पांड्या है जो विभाजित था, उसको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो वो कौन सा प्रायद्वीप बनेगा? वो था तमिलकम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ, तो इसमें लिखा नहीं है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से कर पाए। तो उसके बाद हम देखते हैं, चलिए, कौरव और पांडव, चेर नरेश। देखिए, जैसे कौरव और पांडव थे, तो वैसे ही देखिए कि जैसे कौरव पांडव थे आपस में जिन्होंने युद्ध हुआ था, तो वैसे ही चोल चेर पांड्या के बीच में आपस में युद्ध हुआ करता था। देखिए, चेर नरेश के बारे में हम सुनते हैं कि उदय उदय गंजरल 130 ईस्वी में थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं के साथ भोजन कराया और इस तरह खुद को महान खिलाड़ियों का उदयनांजलि का खिताब मिला। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बताइए कि महान खिलाड़ियों का उदयनांजलि किस राजा को कहते हैं? वो कहते हैं चेर वंश के राजा उदय गंजरल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो 130 ईस्वी में थे। इन्होंने क्या किया था, जो कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाएं थी, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र के पास जो सेनाएं थी दोनों, तो दोस्त की भी दुश्मन की भी, तो उनको एक साथ भोजन कराया था दोनों ने, तो इसलिए इन्हें महान राजा की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, जो इनका बेटा था, देखिए इनके बाद जो था ओडेन जरल के पुत्र, यानी कि जब इनका बेटा था नेंदू जरल, ठीक है, तो जिन्होंने मालाबार लागत पर कुछ स्थानीय शत्रुओं के खिलाफ नौसेना की जीत हासिल की और कई यवन व्यापारी को बंदी बना लिया, जिनको कुछ समय के लिए कठोर उपचार किया, उन कारणों के लिए जो स्पष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में करने के बाद रिहा किया कर दिया गया था भारी फिरौती के साथ। देखिए, यहाँ पे क्या था, थोड़ी सी लाइन टफ हो रही है, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए है क्या, जो उदय गंजरल थे, इन्होंने क्या किया था, कुरुक्षेत्र की सेनाओं को, दोनों सेनाओं को साथ में भोजन कराया था, तो इसे महान खिलाड़ी को जो महान खिलाड़ियों का जो उन्हें खिताब मिला था। उनके जो बेटे थे, देखिए उन्होंने क्या किया था कि जब उन्होंने शत्रु के खिलाफ जब जीत हासिल की, तो उन्होंने कई यवन के जो व्यापारी थे, इनकी ग्रीक से थे, उनको बंदी बना लिया, पर बाद में उन्हें छोड़ दिया। देखिए, उनके ऊपर क्या था कि कठोर काफ़ी उनको सज़ा दी गई, फिर उनके ऊपर उन्होंने बंदी बना लिया, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। छोड़ा कैसे गया? पैसे लेकर या कुछ रकम लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई युद्ध लड़े और अपनी सेनाओं के साथ शिविर में कई साल बिताए। उसने 7 ताज वाले राजाओं के खिलाफ जीत हासिल की और इस तरह एक अधिराजा के श्रेष्ठ पद पर पहुंचा। आप देखिए कि उन्होंने 7 ताज वाले राजाओं के, 7 ताज का मतलब है कि जिनके अंडर में 7 राज्य हैं, उसके राजाओं को हरा दिया, इस तरह एक अधिराजा के रूप श्रेष्ठ पद पर पहुंच गए। इन कविताओं में उन्हें इमावराम्बन कहा जाता था, जिनके पास हिमालय था। उनकी सीमा के लिए एक उपाधि जो इस दावे से बताई गई थी। अब देखिए, जो कविताएं हैं, देखिए जो हमें चोल चेर पांड्या वंश के बारे में कैसे पता चलता है, जो संगम कवि है ना, देखिए हम कहते हैं ना चोल चेर पांड्या, हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में? दक्षिणी भारत का इतना इतिहास नहीं है कि हम उसको ऐसे ही पढ़ सकें। जो तमिल कवि ने 100 ईस्वी से 230 ईस्वी के, जो 250 ईस्वी के बीच में जो उन्होंने जो 3 जो किए थे, संगम किए थे, जो इन्होंने मीटिंग्स की थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, इनके बारे में, चोल चेर पांड्या वंश के बारे में लिखा था, जिनकी कविताओं से हमें इन तीनों वंश के बारे में पता चलता है। अब देखिए, इनकी कविताओं में क्या था कि इमरावलंबन इन्हें कहा जाता था, चेरों को, तो इनका मतलब है कि जिनके पास हिमालय वाली सीमा थी, जिनके पास हिमालय था और उनकी सीमा के लिए जो एक उपाधि थी। उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की और महान पर्वत के चेहरे पर धनुष का चेहरा उकेरा। काव्यात्मक अतिशयोक्ति का उदाहरण सामान्य नहीं है। यानी कि देखिए, यहाँ पे क्या था, उनके पास हिमालय था, चेरों का जो राज था वो हिमालय का जो था, तो उसके उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। और उनका देखिए जो जो उनका जो वो जो कहते हैं ना, यहाँ पे लिखा है ना धनुष। धनुष क्या है? देखिए, धनुष उनका प्रतीक चिन्ह था। धनुष क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था। उनकी राजधानी को मर्दई कहा जाता था, ठीक है, उनकी राजधानी को मर्दई कहा जाता था।
तो आप देख सकते हैं जो इनका जो क्षेत्र था वो पश्चिम में कोचीन से लेकर दक्षिणी मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। देखिए यहाँ पे राजधानी आप याद रखें मर्दई या मदुरई, मदुरई भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसने समकालीन चोल राजा के साथ युद्ध लड़ा जिसमें दोनों राजाओं ने अपनी जान गंवा दी, उनकी रानियों से सती का प्रदर्शन किया। देखिए आपको यहाँ पे बताता हूँ कि पूरी लाइन क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो चेर वंश है वो पांड्यों के उत्तर पश्चिम में है। चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में कोचीन से लेकर दक्षिणी मालाबार क्षेत्र तक फैला हुआ है। देखिए जो आज केरल का नाम है ना, यानी कि केरल का प्राचीन नाम चेर था। यानी कि चेर कौन सी जगह, नई जगह नहीं है। केरला जो आज नाम है केरल, उसी का पहला नाम क्या था, चेर था। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि चेर जो नाम है वो आजकल वर्तमान समय में किस राज्य का नाम है, या केरल राज्य का सबसे पहले नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए चेरों ने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी वो वंजी बनाई तथा करूर को बनाया। यहाँ पे मदुरई भी है, यहाँ पे मर्दई भी है, ठीक है। इनकी राजधानी मर्दई भी थी और साथ में इनकी जो राजधानी थी वो वंजी भी थी और करूर भी थी, ठीक है। या वंजी भी सीधे याद कर सकते हैं, वंजी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हुआ ऐसा था, अब देखिए हुआ क्या था, चेरों ने क्या किया, 150 यानी कि 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसमें क्या किया कि यानी कि चेर और चोल वंश का आपस में युद्ध हो गया। तो चेरों ने क्या किया कि जो चोल वंश के राजा थे करिकाल, मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। यानी कि जो अ, चेर वंश ने क्या किया, चोल वंश के जो राजा थे करिकाल, उनके पिता को मार डाला। तो बदले में क्या किया, चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने चेर वंश के राजा को मार दिया। यानी कि पहले चेर वंश के राजा ने चोल के राजा थे करिकाल, उसके पिता को मारा, और फिर चोलों ने क्या किया, चोल वंश के राजा ने चेर वंश के राजा को मार दिया। तो इससे क्या होगा कि दोनों का आपस में राज्यों का बीच में समझौता हो गया, ठीक है। तो दोनों का समझौता हो गया। तो जो उनकी रानियाँ थी उन्होंने सती प्रथा अपनाई, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे आपको मैं ब्रीफ यहाँ से थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। आपको नाम याद रखना है कि करिकाल, ठीक है। चोल वंश के राजा थे जो करिकाल थे, चोल वंश के राजा। देखिए अदन के छोटे भाई कई हाथियों के कुटटुवन थे जिन्होंने कोंगू पर विजय प्राप्त की और स्पष्ट रूप से एक ही समय के लिए पश्चिमी से पूर्वी समुद्र तक चेरा शक्ति बढ़ाया। अब देखिए जो अदन के छोटे भाई थे, ठीक है, अदन कौन थे, जो चेर हैं, जो उनके राजा थे, ठीक है, जिनको उपाधि प्राप्त थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ना, नेंदू जनरल अदन थे, ठीक है, ये ओडेन जनरल के पुत्र थे। अब देखिए अदन के जो छोटे भाई थे, यानी कि जो अदन के जो छोटे भाई थे, जो उदयन जनरल के जो पुत्र थे, उनके जो छोटे बेटे थे, तो छोटे भाई के पास क्या था, देखिए कई हाथियों के कुटवन थे, ठीक है, कई हाथी थे। तो जिन्होंने क्या किया, कोंगू पर विजय प्राप्त की और स्पष्ट रूप से देखिए कि पश्चिमी से लेकर पूर्वी सीमा तक, ठीक है, यानी कि जो इनका पश्चिमी पार्ट है और पूर्वी जो पार्ट है वहाँ पर क्या किया, चेर शक्ति को बढ़ाया। अदन के अलग अलग रानियों से 2 बेटे थे, ठीक है, उनकी 2 रानियाँ थी। उनमें से एक को चेरा के साथ कलंगे उत्सव और ताज के रूप में जाना जाता है। तो उनकी ताजपोशी के समय पहने गए मुकुट में के बारे में कहा जाता है कि यह पलमायरा फाइबर का बना था। देखिए कहते थे कि जो पलमायरा फाइबर का बना है, तो एक फाइबर अलग प्रकार से थी। ताज के लिए तिरस्कृत होना पूरी तरह से नहीं था, जिसमें एक सुनहरा फ्रेम और कीमती मोतियों का उत्सव था, लेकिन राजा को इस तरह के एक असाधारण टेरा को क्यों पहनना था, यह कहीं भी समझाया नहीं गया। देखिए जैसे राजा का ताज होता है तो उनको वैसा ताज नहीं दिया गया ताज पोशी के समय, तो एक अलग से वो पलमारा फाइबर का बना था जो कि ताज लगता नहीं था। तो उनको थोड़ा सा तिरस्कार अपना हुआ, अपमान हुआ कि ये मुझे राजा का जो ताज नहीं पहनाया गया है, तो वो असाधारण सा दिखता था, ठीक है। तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तगादुर के समकालीन अडिगामन सरदार अंजी के खिलाफ कामयाबी हासिल की और नक के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया।
जिसका क्षेत्र टालू देश में मालाबार के उत्तर में था। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे क्या था कि कहा जाता है कि तगादुर के जो अडिगामन सरदार थे अंजी के खिलाफ कामयाबी हासिल की, तो अंजी को इन्होंने अपने कब्जे में किया। देखिए वह भी 7 मुक्टों की माला पहने हुए एक आदिराज था। एकमात्र भौतिक उपलब्धि में वह जश्न मोहरा के सरदार के खिलाफ एक विजय युद्ध था। प्रणार का यह भी कहना है कि सेन गुतुवन से ने खुद को समुद्र पर बहुत ऊंचा किया, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। यहाँ पे देखिए कि प्रणार है जो राइटर है वो कहते हैं कि सेन गुतवन है उन्होंने खुद अपना राज्य बहुत बढ़ाया, पर यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहीं पे लिखा नहीं है। उन्होंने समुद्र को वापस चलाने के लिए एक उपाधि दी गई, और इसका मतलब यह निकाला जाता है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को एक सुरक्षा के रूप में समुद्र के पवित्रता को नष्ट कर दिया जो इस पर निर्भर है। यदि ये सही है तो उसने एक बेड़ा बनाए रखा होगा। तो ऐसे ये कहते हैं कि जैसे उसने अपने समुद्र का कब्जा किया था, ठीक है, कब्जा तो उसने कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि समुद्र पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सीधा ही अपना ही वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ऐसा नहीं कि जो समुद्र जो था वो वैसा ही था, तो उन्होंने बस इसको अपने कब्जे पर किया हुआ था, तो उसको ऊपर उन्होंने क्या किया अपना देखिए समुद्र के ऊपर कब्जा करने का ये मतलब होता है कि जो भी व्यापार वगैरह होगा तो वो उनके कंट्रोल में ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बात की है ना अडिगामन की। देखिए ये अडिगामन सरदार, ठीक है, समकालीन जो अडिगामन जो सरदार थे, ठीक है, अंजी के खिलाफ। आप देखिए कि जो अडिगामन सरदार थे अंजी के खिलाफ, यानी अडिगामन सरदार कौन है? अडिगामन का ये मतलब है हमें केवल यह सीखते हैं कि वह घोड़े और हाथी पर एक कुशल सवार था। उसने आदिराज के रूप में 7 मुक्टों की माला पहनी और एक महान योद्धा और कला का उदार संरक्षक होने के अलावा किले को घेरने में माहिर था। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जो इनके जो राजा थे वो देखिए कि वो हाथी और घोड़े पर एक कुशल सवार थे, यानी कि वो उनको हाथी घोड़े पर, जैसे वो राजा होते हैं ना कुशल थे, उनको सब कुछ आता था उनके बारे में। तो आदिराज के रूप में, यानी कि उनका देखिए पूरा आदिराज था, यानी कि उनका वो राज था, वहाँ पे उन्होंने 7 मुक्टों की माला पहनी। ठीक है, तो इनके 7 मुक्टों वाला जो है था वो मुकुट पहना। तो एक महान योद्धा थे, कला का उदार संरक्षक थे, तो किले घेरने मारते इनकी एक वो एक अच्छे शासक थे। दशक के उपसंहार में कई नए कलाकार शामिल हैं जो पाटनी कल्ट की स्थापना पर सबसे महत्वपूर्ण असर डालते हैं, अर्थात आदर्श पत्नी के रूप में कनगी की पूजा। अब देखिए दशक के बारे में, इनकी उस दशक की हम बात करें तो नए कलाकार शामिल हैं, जैसे देखिए पटनी कल्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, पटनी कल्ट की स्थापना अगर बात करें तो वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। जैसे आदर्श की पत्नी के रूप में क्या था, वहाँ पे कनगी की पूजा होती थी। तो ये कोई पूजा का है, आपको ये याद रखना है ऐसे ही। ठीक है, पत्नी की छवि बनाने के लिए पत्थर दिव्य पवित्र पत्नी आर्यन सरदार के साथ लड़ाई के बाद प्राप्त की गई और चेरा देश में लाए जाने से पहले गंगा स्नान किया गया। यानी कि देखिए पत्नी की छवि बनाने के लिए क्या करते थे कि वो जो लड़ाई के बाद, जैसे मान लीजिए लड़ाई के बाद कोई राजा किसी रानी से जैसी शादी करता था, तो चेर देश में जाने से पहले क्या करते थे, गंगा में स्नान करवाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब राजा किसी रानी से शादी करता था तो वो चेर देश अपने साम्राज्य पहुंचने से पहले उनको गंगा में स्नान करवाते थे। देखिए इन सभी घटनाओं को कई अलंकरण को के साथ शिल्पादिक आराम में महाकाव्य विस्तार से सुनाया गया है। देखिए जो इनकी जो सभी घटनाएं हैं इनके कई अलंकरण हैं, यानी कि वो एक पार्ट में नहीं है, कई इसके छोटे छोटे सब पार्ट हैं जो शिल्पादिक आरंभ में महाकाव्य विस्तार से सुनाया गया है। हालांकि यह कविता उपसंहार से लेकर दशक तक या महाकाव्य से उपसंहार तक जितना हम कह सकते हैं, कनगी और कोवलन की कहानी की प्राचीनता और लोकप्रियता और काना पिसागा के अन्य और पुराने संस्करणों के संभावित अस्तित्व जो शिल्पादिक कारम से पहले थे काफ़ी अच्छी तरह सत्यापित है, और यह संभावना नहीं है कि सेंगुवटन ने पेटनी के पंथ को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया और पांड्या और चोल देशों के समकालीन शासकों और सीलन के अनुसार उनके प्रयास का समर्थन किया, जैसे कि सिल पादराम राम कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो अगर हम बात करेंगे कि ये कोवलन की कहानी की बात करें तो ये बहुत ये पुराने हैं, बहुत सारे पुराने हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक आरंभ से पहले थे, तो काफ़ी अच्छी तरह से सत्यापित थे। और देखिए चेर के साथ जो चोल देश थे, जो पांड्या देश थे, जो इनके जो समकालीन शासक थे, यानी कि जो एक तरफ चेर शासक थे, दूसरी तरफ देखिए जो पांड्या और चोल देश जो थे, जिनके समकालीन जो शासक थे, ये इनका समर्थन भी करते थे। ठीक है, समर्थन ऐसा नहीं है कि ये उनके हामी, देखिए ऐसा था, चोल चेर पांड्या आपस में क्या था, एक दूसरे लड़ते रहते थे। ठीक है, 3 पीढ़ियों से संबंधित उड़े जाल की लाइन के कुल 5 राजपुत्रों का उल्लेख पड्डे में मिलता है। यानी कि अगर हम देखें उड़े जाल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो राजा थे चेर वंश के, तो उनके हमें 5 राजपुत्रों के उल्लेख के बारे में मिलता है कि उनके 5 जो बेटे थे जो आगे जाके राजपुत्र हुए हैं, तो पड्डे में मिलता है। अब देखिए कहा जाता है कि उनकी कुल संख्या 201 थी, जिनमें से कुल योग 201 है, जबकि संपार्श्विक रेखा के एक और 3 राजाओं ने आगे 58 वर्षों तक शासन किया। अब देखिए ऐसा मानते थे कि जो उनके जो 5 राजपुत्र थे, तो आगे जाकर देखिए वो उनकी संख्या 201 थी। ठीक है, तो इतने ही इनकी थे, तो आगे जाकर देखिए 58 वर्षों तक कहते इन्होंने राज किया था। उनके शासनकाल निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते थे, और इसलिए हमें अतिव्याप्ति की बहुत हद तक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चेरा साम्राज्य एक प्रकार की पारिवारिक संपत्ति रहा होगा, जिसमें सभी बड़े हुए पुरुषों की हिस्सेदारी थी, जिसे कौटिल्य कुला सांघा कहते हैं, जो एक परिवार समूह है और राज्य संगठन का एक बहुत ही आकर्षक रूप है। देखिए ऐसा कहते हैं कि जो चेरा साम्राज्य था वो एक प्रकार की पारिवारिक संपत्ति थी। पारिवारिक संपत्ति का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक राजा है, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही परिवार ने किसी जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मानते थे। ये एक परिवार का समूह था जो पूरे परिवार को, यानी कि जो पूरे चेर साम्राज्य को चलाता था। इस काल में चोल और पांड्या राज्यों में भी एक समान वंश स्थापित प्रचलित हो सकता था। अब देखिए ऐसे मानते हैं कि जैसे चेर वंश के जो थे, जो पारिवारिक समूह जैसे मानते थे, तो कहते हैं कि ऐसे चोल और जो पांड्या राजा है, उनमें भी एक समान वंश प्रचलित हो सकता था, यानी कि एक ही वंश जो आगे बढ़ सकता था चोल और पांड्या में भी। चोलों के लिए इस तरह की धारणा सेनुंग-गुट्वन के उत्तराधिकारी के युद्ध में हस्तक्षेप को समझाने का सबसे अच्छा साधन था, जिसमें 9 चोल राजकुमारों ने अपनी जान गंवा दी। अब देखिए ये मानते हैं कि जैसे चेर जो राज्य था, उसमें पारिवारिक लोग ही राजा बनते थे, तो अगर चोल और पांड्या चाहते थे तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता था, वो भी अपने परिवार को आगे चला सकते थे। देखिए जैसे ऐसे थे कि जो सेनुंग-गुट्वन है, ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में देखिए हस्तक्षेप को समझाने के लिए, यानी कि जो चोल वंश थे, जब उनमें हस्तक्षेप उनके पारिवारिक भी जो बीच में हुआ कि कौन राजा बनेगा उत्तराधिकारी के रूप में, तो वे चाहते थे तब वो अपने परिवार को चला सकते थे। तो ऐसा नहीं हुआ क्या था कि जो चोल राज्य थे, उनके जो 9 चोल राजकुमार थे, उनकी हत्या कर दी गई, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यह इतने सारे शाही नामों की संगीतात्मक कविताओं में घटना के लिए प्राकृतिक व्याख्यान भी प्रस्तुत करेगा। सभी 4 पीढ़ियों के भीतर संयोजित किया जाना है। अब देखिए 4 या 5 पीढ़ियों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमें ये सब कैसे पता चलता है, ये सब हमें पता चलता है जो उनकी कविताएं लिखी हुई हैं, जो तमिल कवियों ने लिखी थी, यानी कि तमिल कवियों ने जो कविता में लिखा हुआ था, उससे हमें चेर वंश के बारे में इतना ही पता चलता है। अब हम बात करेंगे समकालीन चेरा शासक की। तो आपको यहाँ पे मैं देखिए 2-3 नाम बता देता हूँ, देखिए लिख के बताऊँगा आपको मैं। देखिए होता क्या था, सबसे पहले मैं आपको जो चेर शासक है उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए जो यहाँ पे सेन गुट्वन जो था ना, जो सेन गुट्वन था, तो यहाँ पे आपको बात बता दूँ, जो चेर कवि थे ना, उन्होंने क्या किया था, शेर गुट्वन, यानी कि जो शेन गुट्वन या सेन गुट्वन, ठीक है, जिनको एक और नाम से जानते थे, यानी कि जो सेन गुट्वन है, ठीक है, इनको लाल शेर के नाम से भी जानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि देखिए जो सेन गुट्वन है ना, इनको लाल चेर के नाम से, यहाँ पे शेर लिखो गया तो लाल चेर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ नहीं है। आप देखिए जो सेन गुट्वन है, ठीक है, चेर कवियों ने सेन गुट्वन को लाल चेर नाम से भी जाना है। अब देखिए उसे सबसे महान
चेर राजा बताया गया। यानी कि सेन गुटवन यहाँ पे कौन है, ठीक है, सेन गुटवन यहाँ पे कौन है, ये चेर शासक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेन गुटवन है ना, ये चेर शासक है जिन्हें महान चेर राजा बताया गया है। क्यों, ठीक है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो कणगी की जो पूजा है उसकी शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ की जो सेन गुटवन है उन्हें लाल चेर नाम से जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताइए कि लाल चेर नाम से किस राजा को जानते हैं, सेन गुटवन। और उसे महान चेर बताया गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कणगी पूजा इनकी पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि किस राजा ने पत्नी पूजा की शुरुआत की थी, तो वो है सेन गुटवन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सेन गुटवन की बात बता दी। लाल चेर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल चेर किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो इनके प्रसिद्ध राजा थे, यानी कि सेन गुटवन की बात होगी तो इन्हें लाल चेर कहते थे। अभी जो उनके महान जो एक प्रसिद्ध राजा थे, मशहूर थे, उनका नाम था आदि, ठीक है, गेमान, आदि गेमान। हम देखिए राजा के बारे में कई ऊपर पढ़े हैं, तो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको इनका नाम याद रह जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेन गुटवन हो गया, लाल चेर। अब आदि गमान क्या है, ये प्रसिद्ध राजा हैं। इनकी खासियत क्या है कि जो गन्ने की खेती है, जो गन्ने की खेती, यानी कि गन्ने की खेती की शुरुआत किसने की थी, आदि गमान ने की थी। देखिए आदि गमान, गे से गमान, गे से गन्ना, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किस राजा ने गन्ने की खेती शुरू की थी, वो थे आदि गमान, या किस वंश के राजा ने की थी, वो थे चेर वंश के राजा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पे दो फैक्ट याद करने हैं कि जो चेर कवि हैं उन्होंने सेन गुटवन को लाल चेर कहा है, सबसे महान कहा है, क्योंकि उन्होंने कणगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। और जो आदिगमान है उन्होंने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। देखिए पिछले 3 दशकों के नायकों और उनके पूर्वजों को उदयन जाल के घर के राजाओं के साथ समकालीन रूप से शासन करने के लिए लिया जाना चाहिए। उनमें से सबसे पहले सुनाई जाने वाली एंडवन और उनके बेटे सेल्वा कांडगोवली अदन है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें उनमें, तो अदन क्या है, ठीक है, अदन जो है वो सबसे जो राजा जो चेर शासक है वो हैं। दोनों ने सामान्य रूप से दोनों ने सामान्य रूप से कवियों द्वारा उनकी वीरता और उदारता को, यहाँ देखिए एंडोवन लिखा है तो यहाँ पे सेन गुटवन आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ने सामान्य रूप से क्या किया था, उनकी वरीयता, कवियों ने क्या किया था, वरीयता और उदारता के लिए प्रशंसा की। पिता के बारे में कहा जाता है कि वे एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान थे, बेटा कई वैदिक बलिदान किए। मामूली सरदारों में से जो उनके समकालीन थे वो आय और परी थे, और दोनों ने कई कविताओं को मनाया। आय उरीपर कि एक ब्राह्मण कवि का संरक्षक था, और परी ने मित्रता की और एक अन्य ब्राह्मण कबीलर का संरक्षण किया, और जिसने परी की मृत्यु के बाद ही चेरा दल की मरम्मत की। कहा वहाँ अण्वन के बेटे द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिनकी उन्होंने 10 के 10वें के 7वें शतक में प्रशंसा की। आय तमिल देश के कई हिस्सों में शासन करने वाले कई वेल सरदारों में से एक था। देखिए जो आय है और जो उरीपुर है, ठीक है, सॉरी जो आय हैं ये क्या है, ये चेर शासक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताया कि ये इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे किया था। जो अदन है, ठीक है, यहाँ पे 2 राजा मेन की बात हो रही है, अदन और उनके पापा, जो उनके पिता की, जो महान जो थे शासक थे, जो पढ़े लिखे भी थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, जो आय है वो उरीपुर के ब्राह्मण के कवि का संरक्षण था, यानी कि जो उरीपुर है वहाँ पे पढ़ता है उनके जो ब्राह्मण थे, और जो परी है वो मित्र था, उन्होंने की थी आय और परी। ठीक है, ये 2 राजा थे। ठीक है, तो विल्स ने विष्णु और अगस्त के साथ उनके संबंध के बलिदान के अग्निगट्टे की विदंतियों से जारी का दावा किया था, और उनके एक पूर्वज ने बाघ को गोली मार दी थी। जो तपस्या की विदंती अडिगम, या देखिए यहाँ पे डिफरेंट नाम लिखे हैं। अडिगम जिसे इरूमपोराई और लॉर्ड ऑफ तागादुर के प्रतिद्वंदी नेंदुमन अंजी भी कहा जाता है, यानी कि अडिगम को क्या कहते हैं, अंजी भी कहा जाता है इसे। तो ये 7 रक्षक और प्रसिद्ध कवित्री ओवइयार के समर्थक थे, जिन्होंने उनके बारे में और उनके बेटे पोगुटलाइन के बारे में कई गाने छोड़े, यानी कि कई चीज़ें लिखी।
अब देखिए, पहली बार शुरू में अच्छी तरह से रक्षक और कवित्री नहीं मिली। एक कविता के लिए, एक वर्तमान के लिए एक लंबे समय तक इंतजार करने पर ओवियार की शिथिलता को अभिव्यक्ति मिलती है। जल्द ही हालांकि उनके बीच एक परिपूर्ण समझ पैदा हो गई। कवित्री नायक के लिए उनकी प्रशंसा और उनकी उपलब्धि है और उनके खाते में टोडीमन के लिए कूटनीतिक मिशन है। अपनी ओर से अंजी ने कई मूल्यवान प्रस्तुतों द्वारा अपनी भक्ति दिखाई, जिसमें एक दुर्लभ मैरोबोलन फल था जो बुढ़ापे की बीमारियों को रोकने के लिए, दीर्घायु को आश्वस्त करने के लिए विश्वास करता था। अब देखिए, अंजी जो है, जो आदिगमन जिसे कहते हैं, जो अंजी हैं, इन्होंने कई मूल्यवान देखिए जो वस्तुएं हैं उनको सामने लेके आए। अब देखिए, जैसे बुढ़ापे में कई बीमारियां उनको रोकने के लिए क्या था, और अपने आप को दीर्घायु यानी कि लंबी उम्र का करने के लिए कई चीज़ें जो थी वो लेके आए। ओवियार के अनुसार देखिए, जो आदिगमन थे एक परिवार से पैदा हुआ था जिसने देवताओं को पूजा और बलिदानों से सम्मानित किया। यानी कि ओवियार जो हैं वो लिखते हैं कि जो आदिगमन थे यानी कि जो अंजी थे वो देवताओं को पूजते थे, बलिदान में विश्वास रखते थे और दुनिया में स्वर्ग से मीठा गन्ना पेश किया और दुनिया पर राज किया। देखिए यहाँ पे आदिगमन, जो आदिगमान मैंने आपको बताया ना ऊपर लिख के, जो आदिगमान है उन्होंने क्या किया, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यही आता है को एग्ज़ाम में कि बताइए कि लाल चेर किसे कहते हैं, वो कहते हैं शेनुगुट्टवन को। पत्नी पूजा जिसे कणगी पूजा कहते हैं वो किसने शुरुआत की थी, शेनुगुट्टवन ने। आदिगमान ने क्या किया था, गन्ने की खेती शुरू की थी। ठीक है, तो इनके जो दो राजा मेन हैं इनके बारे में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये के बारे में थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं कि जो चेरा राजवंश है उनके बारे में देखते हैं। देखिए, चेरा राजवंशों ने दो विभिन्न कालों में शासन किया। प्रथम चेरा राजवंशों ने संगम युग में शासन किया, जबकि द्वितीय चेरा वंश ने 9वीं शताब्दी के आगे शासन किया। यानी कि जो प्रथम चेरा वंश थे उन्होंने संगम युग में शासन किया, जो दूसरे जो चेरा वंश थे उन्होंने 9वीं शताब्दी तक जो है 9वीं शताब्दी में शासन किया। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो दो भागों में बटा हुआ है। हम चेरा राजवंश के बारे में संगम लेख के द्वारा पता चलता है कि चेराओं द्वारा शासित क्षेत्रों में कोचीन थे, उत्तर त्रावणकोर थे, दक्षिण में मालाबार थे। यानी कि चेरों का जिन पे राज्य था वो कौन से क्षेत्र थे, कोचीन थे, उत्तर त्रावणकोर और दक्षिणी मालाबार। इनकी राजधानी थी देखिए किजतुर जो थी, और कंदुलुर और कुरुवांची से, या वंजी, आप सीधे कह सकते हैं कि इनकी जो राजधानी थी वो वंजी थी। बाद के राजाओं की राजधानी देखिए, जैन की जो पहले जो चेरा वंश थे उनकी राजधानी वंजी थी। बाद के जो जो चेर राजा थे उनकी जो राजधानी थी वो महोदयापुरम थी। इनका राज चिन्ह क्या था, धनुष था और तीर था। धनुष याद रखिए, धनुष था इनका जो राज चिन्ह, यानी कि जो इनका झंडा बना होता था वो धनुष बना होता था उसके ऊपर। इनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर धनुष यंत्र का चिन्ह अंकित होता था। अब देखिए, उठ्यान चेरा लाथन के बारे में देखते हैं। इसे चेरा के प्रथम राजा के रूप में दर्ज किया गया। यानी कि अगर हम बात करें कि चेर वंश के राजा के पहले राजा कौन थे, वो थे उठ्यान। ठीक है, चोलाओं से हारने यानी कि चोल से हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। देखिए, मैं आत्महत्या तो कर ली, तो ऐसा नहीं है आत्महत्या कर ली, पर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनको मारा गया था। जब देखिए चेर वंश के राजा ने चोल वंश के राजा करिकाल के पिता की हत्या कर दी, तो बदले में उन्होंने इसको मार दिया। सेंगतुवन इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसे शेनगुट्टवन भी कहते हैं। ठीक है, वह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलाप तिक्रम का नायक था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि चेर वंश का कौन सा राजा सिलाप तिक्रम का नायक था, तो आप ये कह सकते हैं सेनगुट्टवन। इसने दक्षिण भारत में चीन को प्रथम राजदूत भेजा था। ठीक है, दक्षिण भारत से क्या था, चीन को, यानी कि दक्षिण भारत से अपने राज्य से चाइना को एक पहला राजदूत भेजा था। इसकी राजधानी करूर थी, यानी कि जब उठ्यान थी इनकी राजधानी करूर थी। इसकी जल सेना विश्व में सर्वोत्तम थी। द्वितीय चेरा वंश की बात करते हैं कि जो देखिए पहले चेरा वंश जो थे, जो पहले थे, बाद के जो चेरा वंश थे, ठीक है, जो 9वीं ईडी के बाद आए थे उनकी बात करते हैं। देखिए, कुल शिखारा अलवर ने द्वितीय चेरा वंश की स्थापना की, तो ये बता सकते हैं। देखिए, जो पहले